Hi everyone, my name is Pankaj. I hope you all are doing good. तो बेटा आज हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डिसीजन मेकिंग। आज हमारी रीजनिंग खत्म होने वाली है और कोशिश करेंगे कि जितने भी टॉपिक हैं बाद में मैं सिलेबस को मैच करा दूं जैसे मैंने आपको कहा हुआ है। देखो जब भी हम लोग क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ते हैं तो क्रिटिकल रीजनिंग में टोटल 6 टॉपिक होते हैं। क्लियर है? जैसे पहला टॉपिक होता है कॉज एंड इफेक्ट। जब भी हम लोग पढ़ते हैं पहला टॉपिक है हमारे पास कॉज एंड इफेक्ट। दूसरा टॉपिक होता है हमारे पास स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक टॉपिक होता है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, है ना? उसके बाद एक टॉपिक होता है कोर्स ऑफ एक्शन जिसको हम लोग डिसीजन मेकिंग कहते हैं। ठीक है, आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कोर्स ऑफ एक्शन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिसीजन मेकिंग कहते हैं। कोर्स ऑफ एक्शन। और एक और टॉपिक होता है स्ट्रेंथ ऑफ आर्गूमेंट, ठीक है, जिसको हम लोग आर्गूमेंट पढ़ते हैं। ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और लास्ट जो टॉपिक होता है वो होता है इन्फरेंस फ्रॉम द पैसेज। ठीक है, एक होता है ड्राइंग इन्फरेंस जो हम लोग नॉन वर्बल का पार्ट पढ़ते हैं, एक होता है बेटा इन्फरेंस फ्रॉम द पैसेज। तो बेसिकली जो आपका जेकेपीएसआई का सिलेबस है तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वहां पे मेंशन था। ठीक है, तो हम लोग ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डिसीजन मेकिंग भी आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है डिसीजन मेकिंग रहने वाला है। ये क्रिटिकल रीजनिंग का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टोटल 6 टॉपिक होते हैं और 3 टॉपिक मैंने यहाँ पढ़ा रखे हैं आपको। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग क्या होती है, ध्यान से समझना कि ये ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर जैसे एक सब्जेक्ट की बात करते हैं एथिक्स या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, जहाँ पे बात की जाती है, या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस की कहीं पे बात की जाती है, तो ये बड़ा टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग में ना सबकी डिसीजन मेकिंग अलग होती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब हम लोग क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ाते हैं तो क्रिटिकल रीजनिंग ना 100% एक्यूरेट नहीं हो सकती है। ठीक है, और ना ही होनी चाहिए ऐसा ह्यूमन। तो थोड़ी सी मिस्टेक्स जरूर करता है एक इंसान, है ना? वी आर नॉट रोबोटिक, तो ऐसा नहीं है कि रोबोट्स बन जाए। तो क्रिटिकल रीजनिंग क्या करती है, सिचुएशन पे डिपेंड करती है और अलग अलग डिसीजन ह्यूमन से क्या हो सकते हैं। बट कुछ चीजों को नजरिया रख के हम लोग क्या करते हैं कि अपने आंसर करते हैं। जैसे जो डिसीजन मेकिंग है वो आपके रेलिवेंट होनी चाहिए ना, ऐसा नहीं कि कुछ उल्टा सीधा डिसीजन ले लिया। सेकंड क्या होना चाहिए, इमीडिएट इम्पैक्ट। ठीक है, जैसे मैंने शॉर्ट टर्म लिखा हुआ है। इमीडिएट इम्पैक्ट का क्या होता है कि जैसे कहीं आग लग गई है ना, तो आप क्या करोगे, है ना? जैसे कहीं आग लग गई है तो आप एकदम से क्या करोगे, जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं आप उनको कॉल करोगे, है ना? तो आप उनको कहोगे कि भाई साहब ये जो है फायर फाइटर्स है, उनको बुलाना है कि क्या हो कि आग को बंद किया जाए। ठीक है, तो इमीडिएट इम्पैक्ट में क्या है कि जैसे इम्पैक्ट हो गए, जैसे कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो आपको क्या करना है कि एट ए टाइम एम्बुलेंस को बुलाना है। ठीक है, तो आपका जो होगा वो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होते हैं कि उसी टाइम आपके इम्पैक्ट होने चाहिए। उसी तरह से आपके जो इम्पैक्ट होते हैं लॉन्ग टर्म, कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं। लॉन्ग टर्म में बेटा हम लोग क्या करते हैं कि जैसे पॉवर्टी है ना, पॉवर्टी एक दिन में खत्म नहीं हो सकती। तो इसके लिए जो हम लोग डिसीजन लेते हैं, ठीक है, तो वो डिसीजन कैसे होने चाहिए, थोड़े से लॉन्ग टर्म रहते हैं। ठीक है, जिस तरह से पोल्यूशन है, तो पोल्यूशन को भी कंट्रोल हम लोग एक दिन में नहीं कर सकते। पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि प्रॉपर डिसीजन लेना पड़ता है एंड आफ्टर दैट हम लोग डिसाइड करते हैं कि कैसे पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। उसी तरह से जो इमीडिएट इम्पैक्ट था वो शॉर्ट टर्म में भी था। तो शॉर्ट टर्म का आपको मैंने ना इमीडिएट इम्पैक्ट ही समझा दिया। क्लियर? नेक्स्ट कहते हैं एक्शन शुड बी टेकन विद अ रीजनेबल प्रूफ। आप जो भी एक्शन ले रहे हो ना उसका कोई प्रूफ होना चाहिए, है ना? मतलब जैसे अगर आप लोग डीसी हो, तो अगर कोई आपके पास कंप्लेन लेके आ रहा है तो आप ऐसा तो नहीं है कि एकदम से मान जाओगे, एंड यू मस्ट हैव सम रीजनेबल प्रूफ। आपके पास अगर उसका प्रूफ होगा तभी आप एक्शन लोगे। नेक्स्ट कहते हैं कैन नॉट बी इलीगल। तो इलीगल नहीं होना चाहिए ना, किसी ने अगर किसी को मार दिया तो आप ऐसा नहीं कहोगे कि सर हम भी मार देंगे। नेक्स्ट कहते हैं शुड नॉट बी एक्सट्रीम। तो हमेशा जितने भी लॉ बनते हैं वो फ्लेक्सिबल बनते हैं ना, दैट मीन प्रिवेंटिव इन नेचर होते हैं। जैसे मैंने नीचे लिखा भी है कि प्रिवेंटिव इन नेचर होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने ये कर दिया और उसको हम लोग क्या कर देंगे, मौका भी नहीं देंगे। डन। तो जो जितने भी आ, चीजें होती हैं, जो जितने भी लॉज होते हैं वो फ्लेक्सिबल रहने चाहिए। उसके बाद है नॉट फॉर वन फॉर ऑल। मतलब सभी को नजरिया रखे, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कोई हम लोग पर्सनली किसी को टारगेट करें, वैसा नहीं है कि एक के लिए नहीं सबके लिए होना चाहिए। कैन नॉट बी रिपीटेड। फिर से हम लोग रिपीट नहीं कर सकते हैं कि अगर ये कभी ऑलरेडी फेल हो चुका हो। उसके बाद ऑलरेडी बता चुका हूँ कि प्रिवेंटिव इन नेचर होना चाहिए, पुनिटिव नहीं होना चाहिए ना, जैसे हम लोग पॉलिटी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट कहते हैं शुड बी प्रैक्टिकल फिजिकल एंड
फॉल्स है, FALLS, ठीक है। फॉल्स विद इन द डोमेन ऑफ लीगल जुरिस्डिक्शन, दैट मीन जुडिशरी के अंदर ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने से ही कुछ दे दें। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमने अपने ओपिनियन, इमोशंस और फीलिंग्स ना साइड पे रखनी होती है। क्लियर है मेरी बात? तो इस कुछ चीजों को नजर में रखते हुए हम लोग इनके क्वेश्चंस करते हैं। जैसे आपके पास एक स्टेटमेंट दी है और फिर वो पूछते हैं कि आप क्या एक्शन लोगे। स्टेटमेंट क्या कहते हैं कि जो जितने भी इन्वायरमेंटलिस्ट हैं आर कंसर्न अबाउट द रैम्पेंट इलीगल क्लियरिंग ऑफ अमेजोन रेन फॉरेस्ट टू यूज द क्लियर्ड लैंड फॉर कमर्शियल पर्पसेस। अब क्या होता है कि जैसे एक लैंड है, जैसे हम लोग इंडिया में ही ले लेते हैं ना, अभी तेलंगाना का हैदराबाद में एक इशू चल रहा है। तो वहां पे ना फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं। अगर आप लोग एनवायरनमेंट को सपोर्ट करते हैं ना, तो आप लोग क्या एक्शन लोगे, है ना? बीइंग ए ह्यूमन आपने अपना बताना है कि आप क्या एक्शन लोगे। पहला कहता है एनवायरनमेंट एजेंसी शुड अपील द गवर्नमेंट टू इमीडिएट स्टेप इन एंड इम्पोज स्ट्रिक्ट मेजर टू प्रिवेंट सच अब्यूज ऑफ द एनवायरनमेंट। आप क्या डिसीजन लोगे कि आप गवर्नमेंट को अपील करोगे कि भाई साहब आप लोग इसमें एक एक्शन लो, या फिर दूसरा है कि आप लोग क्या करोगे, ग्राउंड में चले जाओगे और लोगों के साथ लड़ाई करोगे, है ना? तो क्या कहते हैं कि आपका डिसीजन मेकिंग क्या होना चाहिए? तो आप कहते हैं कि सर पहला है वो अप्रोप्रिएट है और सेकंड नहीं कर सकते ना, लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते। दैट मीन आपका क्या डिसीजन मेकिंग होता, ओनली वन फॉलोस। ठीक है। देखो बड़े सिंपल से कंसेप्ट है। जब हम लोग कैट के एग्जाम देते हैं, जब बैंकिंग मेंस पे देते जाते हैं, वहाँ क्रिटिकल रीजनिंग ज्यादा पूछी जाती है। आपके जीके पीएसआई के सिलेबस में ये मेंशन की है, बट ये कभी आएगी नहीं, डन। बट फिर भी मैं आपको करा रहा हूँ कि क्या होती है क्रिटिकल रीजनिंग, है ना? बैंकिंग में तो हम लोग अच्छे से पढ़ाते हैं। बट आपका मैंने जब सिलेबस मैच कराना है तो किसी बच्चे को ये ना लगे कि टीचर ने कोई लेक्चर छुड़ा रखा है। डन। ओके। नेक्स्ट क्या कहते हैं, रेजिडेंट्स ऑफ मुंबई आर अनहैप्पी विद अडानी पावर फॉर हाईली इन्फ्लेटेड बिल फॉर द मंथ ऑफ जून। अब क्या होता है कि मुंबई में ना जून के महीने में ज्यादा बिल आ जाता है। तो अगर आप कोई पर्सन हो, जैसे आपके घर में ज्यादा बिल आ गया, तो आपके पास क्या डिसीजन लेना होगा? आप क्या करोगे, धरना स्टार्ट कर दोगे अदानी पावर हाउस के बाहर, है ना? जो उनके ऑफिस है उसके बाहर ना धरना स्टार्ट कर दोगे। सेकंड के कि हम लोग एक प्रॉपर इंक्वायरी बैठेंगे कि रीजन क्या है उस अमाउंट के पीछे, तो कौन सा सही है। तो पहला तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना। वो भी फिर आपको कहेंगे कि अगर आपने धरना दे भी दिया तो वो कहेंगे कि भाई साहब ऐसा नहीं है कि हम कोई कम कर देंगे। वो फिर से देखेंगे कि अगर सही आया होगा तो आपको देना पड़ेगा, और अगर बिल कहीं गलत आए होंगे तो सेकंड वाला क्या है, अप्रोप्रिएट है। देखिए मीन सेकंड फॉलोस। डन। देखो इंडिया में ऐसा होता नहीं है, बट सम हाउ जब हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमको टॉपिक ना कुछ रूल्स के हिसाब से ही पढ़ना पड़ता है। क्लियर है? तो इंडिया में धरना के बिना कोई काम चलता नहीं है ना? तो बट स्टिल हम तो डिसीजन मेकिंग पढ़ रहे हैं और बुक्स के हिसाब से, ठीक है। तो हमको जो अप्रोप्रिएट है, हमको तो मार्क्स उसी हिसाब से मिल रहे हैं। ओके। नेक्स्ट देखते हैं। कहते हैं कि डिस्पाइट प्रोलॉन्ग टॉक्स द चाइनीज फोर्सेस कंटिन्यू टू ऑक्युपाई सर्टेन पार्ट्स ऑफ लैंड क्लोज टू द एलएसी दैट इंडिया क्लेम एज इट्स ओन। अब आपको पता होगा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ना कुछ चाइना ने ना आगे आते जा रहा है, ठीक है, अपना कुछ पार्ट कन्वर्ट करता जा रहा है। अगर आप वहां पे ड्यूटी दे रहे हैं तो आपका क्या डिसीजन होना चाहिए? या फिर आप अगर गवर्नमेंट में हैं या पावर में हैं तो आपका क्या डिसीजन होना चाहिए? इंडिया शुड स्टॉप टॉक एंड लॉन्च एन अटैक टू क्लियर इट्स टेरिटरीज। तो अभी हमने पढ़ा था कि बड़ा एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, बड़ा अग्रेसिव नहीं होना चाहिए, है ना? तो ऐसा करें कि सीधा अटैक ही कर दे, या फिर ऐसा करें कि उनको एक मैसेज दें ना, टू फर्म टू मैसेज टू चाइनीज साइड दैट हम लोग ना हेजिटेट नहीं करेंगे, ठीक है, टू एक्ट ऑफेंसिवली इफ टॉक डज नॉट द इम्पेस। तो दैट मीन सेकंड वाला सही है कि हम लोग उनको एक वार्निंग देंगे कि भाई साहब आप लोग इन चीजों को बंद कीजिए, नहीं तो हम लोग हेसिटेट नहीं करेंगे अटैक, है ना? और दूसरा है कि सीधा अटैक कर देंगे। तो देखो जब लोग हम लोग रीजनिंग की बात करते हैं या जब भी एथिक्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे एक्सट्रीम एक्शंस नहीं लिए जाते। तो वो पहला गलत है, दूसरा क्या है, सही है। हो सकता है रियल लाइफ में पहला सही हो, बट जब हम लोग डिसीजन मेकिंग पढ़ रहे हैं, कोर्स ऑफ एक्शन पढ़ रहे हैं, तो रीजनिंग में कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, सेकंड वाला सही है। ओके। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि कोविड-19 चल रहा है, पेंडेमिक इन इंडिया, और ये बढ़ रहा था। तो बीसीसीआई के पास एक टफ कॉल थी कि जो आईपीएल होता है, ठीक है, इसका क्या करना है। तो पहला डिसीजन है कि आईपीएल को कैंसिल कर देंगे, नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन हेल्थ एंड सेफ्टी। सेकेंड है कि गिवन द ब्लीक सिनेरियो इन इंडिया, द बीसीसीआई शुड एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज ऑफ होस्टिंग द आईपीएल इन अनदर कंट्री वेयर कोरोना वायरस सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। तो इसमें भी सेकंड वाला है,
पहले वाला नहीं है ना, एकदम से नहीं लेंगे। हो सकता है कि बाद में अगर दूसरी कंट्रीज में भी हो तो हम लोग नहीं करेंगे, बट ये उस टाइम की सिचुएशन है, ठीक है। तो मैं आपको अगेन कहता हूँ कि जो क्रिटिकल रीजनिंग है ये ह्यूमंस पे डिपेंड करते हैं। कुछ लोग डिसीजन बड़े अग्रेसिवली लेते हैं, कुछ लोग बिल्कुल काम होके डिसीजन लेते हैं। तो बुक के हिसाब से, जो कंडीशंस के हिसाब से हमारा सेकंड सही है कि सिर्फ पहला नहीं करेंगे, क्योंकि कहना ना क्या होगा कि अगर कैंसिल करोगे तो बहुत सारा लॉस होगा ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लेयर को लॉस होगा जहाँ आप लोगों को मैच देखने को नहीं मिलेगा। देखो क्या होता है कि बड़े सारे लोगों की ना एम्प्लॉयमेंट इसी से जुड़ी होती है ना। अब जो ग्राउंड में है वो लोग हैं जो टिकट्स दे रहे हैं, देर आर मैनी पर्सन्स जिनका जो होता है घर इसी से चलेगा। तो ऐसा मतलब नहीं कर सकते। तो हम लोग पहले देखेंगे कि अगर किसी कंट्री में पॉसिबल है ना, तो हम लोग वहां ट्राई करने की कोशिश करेंगे। ओके। अब ये भी उसी टाइम का क्वेश्चन है कि विद द हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशंस बिजी फाइटिंग कोविड-19, केयर फॉर नॉन कोविड डिसीजेज इज गेटिंग निग्लेक्टेड, ए सर्वे हैज रिवील्ड। देखो, ऐसे डिप्टी कलेक्टर आपके पास एक सर्वे आ जाता है कि हॉस्पिटल में ना सिर्फ कोविड-19 के पेशेंट को देखा जा रहा है, बाकी डिसीजेज, बाकी जितने भी डिजीज हैं उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है। तो आप क्या एक्शन लेंगे? The concerned authorities should look into the matter on prior and ensure that care for the other diseases are not compromised to the best extent possible। तो आप लोग क्या करेंगे कि जैसे मान लेता हूँ कि आप एक डीएम है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। तो पहला तो है कि आप लोग क्या करोगे कि हम लोग कोविड को भी अच्छे से देखेंगे और बाकियों को भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। दूसरा डिसीजन है कि हम लोग सीधा ना कोविड केयर को ही देंगे और बाकियों को ध्यान नहीं देंगे कि कभी आएगा तो देखा जाएगा। तो कौन सा है कि सिर्फ पहला है, दूसरा बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है, इसमें ओनली पहला है। क्योंकि हम लोग ना बाकी डिसीजेज जो होंगे उनको भी नेग्लेक्ट नहीं करेंगे ना। देखो, यही मैंने आपको कहा था ना कि पीछे हमने पढ़ा था कि नॉट फॉर वन फॉर ऑल। तो हम लोग ना सभी को लेके चलते हैं। अगर कोई और पेशेंट बीमार होगा तो ऐसे थोड़ी ना कहेंगे कि आपको तो देखेंगे ही नहीं, पहले कोविड वालों को देखेंगे। तो इस टॉपिक को कहा जाता है डिसीजन मेकिंग, ठीक है। कोर्स ऑफ एक्शन भी इसी का नाम है, इसका नाम है डिसीजन मेकिंग, ये आपके सिलेबस में मेंशन था। क्लियर है मेरी बात? ये वाला टॉपिक क्या था, आपके सिलेबस में मेंशन था। तो इसके साथ ही डिसीजन मेकिंग खत्म होता है। आपको अगर इसके क्वेश्चन चाहिए होंगे तो आप मुझे कह सकते हैं, आप इसके काफी सारे क्वेश्चंस लगा सकते हैं, ठीक है बेटा। तो हमारा डिसीजन मेकिंग खत्म होता है, ठीक है बच्चों, थैंक यू।